Assalamu alaikum viewers, hope you are well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss the mechanism of chemical disinfectants, यानी जो chemical sterilization के purpose को achieve करने के लिए यानी chemical sterilization को achieve करने के लिए जो chemical agents use करते हैं वो किस तरह microbial activity को hinder करते हैं या stop करते हैं, उसका क्या mechanism होता है, मुख्तलिफ chemicals किस चीज़ को जाके attack करते हैं microbes की कि उनके जो है cell division रुक जाती है या उनकी death हो जाती है। तो इस स्लाइड में हम उस पर फोकस करेंगे। लास्टली हम केमिकल स्टरलाइजेशन को विद टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा मोड ऑफ एक्शन पे। सो स्टरलाइजेशन का पर्पस तो आप जानते हैं कि डीएक्टिवेट करना, इनकैपेसिटेट करना या किल कर देना किनको माइक्रोब्स को जो कि कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं किसी भी प्रोसीजर में या जो कि मौजूद होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या फ्लूइड वगैरह में, तो उसको कंटामिनेशन फ्री करना बेसिकली एसेप्टिक टेक्निक या फिर स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो हम केमिकल स्टरलाइजेशन में क्या देखेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब्स की जो रिमूवल है वो केमिकल एजेंट्स की हेल्प से किया जाता है, और कैसे केमिकल एजेंट्स जिनमें एबिलिटी होती है माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने की। तो बेसिकली केमिकल एजेंट्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करके। अच्छा, हम फिजिकल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी है, लेकिन फिर हम केमिकल मेथड्स की तरफ क्यों आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो थर्मोस्टेबल नहीं होते, बल्कि वो बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं हीट सेंसिटिव होते हैं। आप उन्हें डायरेक्ट हीट या मॉइस्ट हीट पे एक्सट्रीम प्रेशर में नहीं रख सकते, इस तरह से वो ऑब्जेक्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह के जैसे कि एग्जांपल में आ जाते हैं प्लास्टिक्स, फाइबर, ऑप्टिक्स और कुछ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स वगैरह। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या करते हैं, केमिकली उनको ट्रीट करते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि सर्फेसिस को क्लीन करना हो तो मोस्टली लैब्स में इथेनॉल या फिनोल टाइप प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि सर्फेसिस को तो आप उठा के किसी चीज़ में नहीं डाल सकते, किसी मशीन में, इंक्यूबेटर और ऑटोक्लेव वगैरह में, तो क्लीनिंग के पर्पज़ को अचीव करने के लिए। तो इस तरह की तमाम मेजर ऑब्जेक्ट्स को, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को जो है उनको भी इसी मेथड के थ्रू जो है कंटामिनेशन फ्री किया जाता है। जो हमारे पास केमिकल स्टरलाइजेशन है वो लिक्विड या गैसेस दोनों फॉर्म्स की हो सकती है। तो हमने ये देखना होता है कि किस मटेरियल के लिए कौन सा जो हमारा केमिकल एजेंट है वो कंपैटिबल है, सूटेबल है, तो उस हिसाब से हम उसका यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली। और इसके साथ साथ जो भी केमिकल एजेंट हम यूज़ करेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, स्पेशली ऑन द इन्वायरमेंट। उसकी स्पिलेज के चांस, एक्सीडेंटल स्पिलेज के सब बहुत ज़्यादा होता है, वो ह्यूमन्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है इनके इस्तेमाल के दौरान। अब हम आते हैं इन एंटीसेप्टिक्स या केमिकल एजेंट्स के यूज़ पे, इनके मोड ऑफ एक्शन पे। सो अल्कोहल्स या क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, माइक्रोबियल सेल्स को डायरेक्ट ही अफेक्ट करते हैं कि उन्हें डिसॉल्व कर देते हैं। जब इंटरेक्शन में आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो वो माइक्रोबियल सेल्स को ही डिसॉल्व कर देते हैं। कुछ हमारे पास जो सेल्स में क्या करते हैं, केमिकल एजेंट्स पेनिट्रेट कर जाते हैं और उनके अंदर से ना उनका न्यूक्लियर मटेरियल या अमाइनो एसिड्स उनकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, इरेगुलर रिलीज कॉज करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, कुछ माइक्रोबियल सेल वॉल में पेनिट्रेट करने के बाद जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसे डिस्टर्ब करके रख देते हैं। इसी सिस्टम के थ्रू जो है माइक्रोब्स अपने न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करते हैं सराउंडिंग वगैरह में से। तो जब माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट एक्वायर नहीं कर सकेंगे तो वो ना सिर्फ सर्वाइवल का चांस उनका कम हो जाएगा, बल्कि वो फर्दर रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्लम्प्स बना देते हैं सेल के, माइक्रोबियल सेल्स के अंदर मौजूद वाइटल कंपोनेंट्स के, जिससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ एजेंट्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल्स को अफेक्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म भी जो है वो क्या किस लिए ज़रूरी होता है कि जब न्यूट्रिएंट्स एक्वायर हो भी जाएँ तो फर्दर उनकी ब्रेक डाउन करके तो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अब तो उनका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो गया, तो वो ये पर्पस अचीव नहीं कर सकेंगे, जिससे क्या होगा, एसिमिलेशन नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की एसिमिलेशन नहीं होगी, तो वो स्टारवेशन से उनकी डेथ हो जाएगी। अब हम मैकेनिज्म ऑफ डिसइंफेक्शन की बेसिस पे केमिकल एजेंट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो डिसइंफेक्टेंट्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप्स में, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और एक होते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉयर्स के तौर पे जाने जाते हैं, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की सूरत में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि जो सेकेंड वन है नॉन ऑक्सीडाइजिंग, वो कोगुलेटर्स के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कि वो उनके कोगुलेट्स बना देते हैं, क्लम्प्स बना देते हैं, जिससे फिर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते और अल्टीमेटली स्टारवेशन से उनकी डेथ हो जाती है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फर्दर डिटेल में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और मजीद इनके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एग्जांपल्स आती हैं हेलोजन एजेंट्स की, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और आयोडीन वगैरह। इसके साथ साथ पर ऑक्साइड भी इसी में आते हैं। सो अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं माइक्रोब्स को। तो उसमें सबसे पहले एक्शन ऑन डीएनए एंड आरएनए हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने एग्जांपल्स में जिक्र किया था कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग केमिकल एजेंट की कैटेगरी में आता है। तो ये बेसिकली
माइक्रोब्स में मौजूद आयरन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जो हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं, हीम प्रोटीन्स होती हैं, कंपाउंड्स होते हैं सच एज़ साइटोक्रोम्स, और इसके साथ-साथ जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं माइक्रोब्स में, तो उनमें मौजूद आयरन के साथ बेसिकली ये जाकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करता है और रेडिकल जनरेट करता है। अब 2 फॉर्म्स में आयरन एक्सिस्ट करता है, Fe2 पॉज़िटिव और Fe3 पॉज़िटिव, इन दोनों के साथ इंटरैक्शन पे हमारे पास रेडिकल्स जनरेट होते हैं। इस रिएक्शन को फेंटॉन रिएक्शन कहा जाता है, जो स्पेशली आयरन के साथ होता है। और इसके नतीजे में क्या होता है हमारे पास कि ये रेडिकल्स जो जनरेट होते हैं, ये जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये जाकर आरएनए, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द माइक्रोब को डैमेज करते हैं, और उसमें उसकी फॉस्फेट बैकबोन या फिर नाइट्रोजनस बेसिस में प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स को जाकर अटैक करते हैं, और इस तरह हमारे पास जो डीएनए और आरएनए है उसको उसकी ब्रेकेज हो जाती है, वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाता। इसके साथ साथ हमारे पास थायमीन एक नाइट्रोजनस बेस है, उसके साथ भी ये रेडिकल्स इंटरैक्ट करते हैं, और एज अ रिजल्ट थायमीन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहने देते, बल्कि ब्रोकन थायमीन यानी थायमीन ग्लाइकॉल बना देते हैं। थायमीन चूँकि नाइट्रोजनस बेस है, उसने डीएनए, आरएनए में जो है उसकी कॉम्पोजिशन में शामिल होना है, तो जब वो ब्रोकन फॉर्म में आ जाएगी तो हमारे पास डीएनए भी नहीं बन सकेगा सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेसेस के थ्रू, यानी रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो है, वहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड बनना था, न्यूक्लिक एसिड जो है वो उसी से मिलके फिर डीएनए और आरएनए बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के ही कंपोनेंट्स में खराबी आ जाएगी। 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, हमें पता है, फॉस्फेट बैकबोन, राइबोज शुगर, और इसके साथ-साथ जो फॉस्फेट बैकबोन, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस में ही अल्टरेशन आ गई है। तो अब डीऑक्सीराइबोज की बजाय हमारे पास डीऑक्सीराइबोनोलेक्टोन बन जाएगा, और इस तरह हमारे पास जो ओरिजिनल बेस है उसकी ब्रेकेज कॉज़ हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं एक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इंटरेक्शन होता है माइक्रोब के साथ, तो वो डैमेज करता है या ब्रेक करता है पेप्टाइड लिंकेज को, और पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास प्रोटीन्स में कितना नेसेसरी होता है उसके स्ट्रक्चर के लिए। तो जब वो नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, प्रोटीन्स अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। एंजाइम्स भी प्रोटीन की ही एक फॉर्म होते हैं, तो वो पर्टिकुलरली डैमेज हो जाएंगे, और फिर इस तरह से हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं, तो लिंकेज कमज़ोर हो गया, तो प्रॉपर जो प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं वो नहीं बन पाएंगे, और वो नहीं बनेंगे तो ज़ाहिर बात है फंक्शनल डिफॉर्मिटी भी आएगी। इस तरह से माइक्रोब जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और कंट्रोल हो जाएगी उनकी ग्रोथ। नाउ वी विल डिस्कस देयर एक्शन ऑन लिपिड्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं लिपिड्स को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर फैटी एसिड्स में, और इसके साथ साथ क्या करते हैं कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं जब ये लिपिड्स के डबल बॉन्ड पे अटैक करते हैं, और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो उनका मेजर प्रेफरेबल टारगेट होते हैं, यानी उन्हें जाके मोस्टली हिट करते हैं, ताकि उसके बॉन्ड को ब्रेक किया जा सके, उससे फर्दर उसकी ओरिजिनल शेप में रहने ना दिया जाए, बल्कि स्मॉलर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। इससे क्या होगा, जो सेल्स हैं वो डैमेज होंगे, और हमारे पास ये जो पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स है, इससे भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, और फ्री रेडिकल्स का एडवर्स इफेक्ट तो हम पीछे ही डिस्कस करके आए हैं। तो इस तरह से सिचुएशन माइक्रोब्स के अंदर वर्स होती जाएगी, और इसके साथ साथ हमें पता है लिपिड्स जो है वो उनका सेल मेम्ब्रेन में भी उन वो उसकी कॉम्पोजिशन में भी शामिल होते हैं। तो जब हमारे पास उन पे इस तरह का अटैक होगा, उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, तो जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी अपनी जगह कायम नहीं रहेगी, और स्टिफनेस की वजह से जब वो फ्लेक्सिबल नहीं रहा, तो अब उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, और जब उस पर प्रेशर पड़ेगा ग्रोथ का, तो इवेंचुअली कोलैप्स कर जाएगा, और उसके सारे कंटेंट्स जो हैं बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से माइक्रोब सेल डेथ कॉज होगी। नाउ वी विल डिस्कस द रोल ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिन्हें कोगुलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली इनमें हमारे पास मेजरली एग्जांपल आती हैं अल्कोहल्स की, या फिर बिगोएनाइड्स की, जिन्हें क्लोरहेक्साइडीन भी कहा जाता है। क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स भी इसकी एग्जांपल में आते हैं। इसके साथ साथ फिनोल, एल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह, ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं या इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इनका कैसे एक्शन होता है डीएनए या आरएनए पे, तो बेसिकली ये जो है प्रोमिनेंट होते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स में, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया, एथाइलिन ऑक्साइड इसके एग्जांपल में आता है। तो ये एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं, ठीक है, और जो बेसिक जनरल या नॉर्मल लिंकेज होता है बेसिस का, उस लिंकेज को जो है ना ये ख़राब कर देते हैं। और जब ये क्रॉस लिंकेज कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे पास एक डिसरप्शन आ जाती है, या फिर ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है, ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने लिंकेज को जो है वो ऑल्टर कर दिया है। अब डीएनए जो है वो उसका स्ट्रैंड जो है वो प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हो पाता, क्योंकि हमें पता है कि जो 2 बेसेस हैं वो आपस में डबल बॉन्ड बनाती हैं, जो दूसरी 2 बेसेस हैं वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाती हैं। तो अब जब लिंकेज डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, 2 जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, उसके दरमियान जो एक सीक्वेंस्ड सेपरेशन है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, और फिर जो फर्दर उसकी रेप्लिकेशन वगैरह में अनफोल्डिंग होती है, वो सब भी क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लॉक कर जाएगा।
इसके साथ साथ जो हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर में जब एरर आ जाएगा तो जो रिपेयर मैकेनिज़म्स हैं वो भी अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास एक्शन ऑन प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स की बात करें तो एग्जांपल में जो हमने एल्डिहाइड्स का डिस्कस किया था वो यहाँ पर अपना मेन रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं जी कि वो सेल सरफेस तक आते हैं और सेल सरफेस में मौजूद अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स वगैरह को जो है ना उनके स्ट्रक्चर में जो लिंकेजेस होते हैं उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं। एल्डिहाइड्स में वो प्रेफरेबली लाइसिन, एस्पैराजीन, ग्लूटामाइन, आर्जिनिन इन तमाम अमीनो एसिड्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिनमें ये NH2 ग्रुप पाया जाता है। और इसके साथ क्या होता है फिर जब ये अमीनो एसिड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर नहीं मेंटेन रहेगा, तो अमीनो एसिड से ही तो मिलके मेजर प्रोटीन्स बननी थी, फाइनल प्रोटीन भी फिर जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाएगी और इस तरह फिर न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड स्ट्रक्चर जो है आपस में जंबल अप हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस दी टाइप्स ऑफ केमिकल स्टरलाइजेशन। तो केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जो है उसे हम दो मेजर टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो एक होती है गैसियस स्टरलाइजेशन, ठीक है, जो गैसेस की सूरत में दिए जाते हैं केमिकल्स, और दूसरे होते हैं लिक्विड स्टरलाइजेशन, यानी लिक्विड की फॉर्म में दिए जाते हैं। गैसियस स्टरलाइजेशन में हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन आते हैं, जबकि लिक्विड स्टरलाइजेशन में हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लूटाल्डिहाइड और हाइपोक्लोराइड शामिल हैं। गैसियस स्टरलाइजेशन की थोड़ी डिटेल डिस्कस करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इक्विपमेंट्स को या डिवाइसेस को गैसेस से एक्सपोज किया जाता है और एक क्लोज्ड हीटेड इन्वायरमेंट या चैम्बर में ये काम किया जाता है। और गैसियस स्टरलाइजेशन हमारे पास इफेक्टिव टेक्निक है, क्यों? क्योंकि गैसेस में एबिलिटी होती है कि वो अंदर टाइनी पोर्स तक जो है पेनिट्रेट कर पाएँ और अच्छे रिजल्ट्स दें। इसके साथ साथ जो गैसेस हैं वो कॉमनली हीट ट्रीटमेंट के दौरान भी दी जाती हैं, यानी उसको मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए जो है केमिकल एजेंट्स के तौर पे गैसेस से एक्सपोज कराया जाता है चीज़ों को। और इसके अलावा हमारे पास इसका एक ड्रॉबैक ये है कि कुछ टॉक्सिक गैसेस भी उस दौरान रिलीज़ हो जाती हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट का एक्सपोजर हो रहा होता है हमारे केमिकल एजेंट से, जो कि हम गैसेस फॉर्म में दे रहे हैं, तो उस दौरान कुछ टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज़ होती हैं जिसको सिस्टम में से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी जो है ना जो पर्पस आपका है उसे फुलफ़िल करने के लिए आपको टॉक्सिक चीज़ों का रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मकसद ही कंटामिनेशन फ्री करना है। तो इन तमाम फैक्टर्स का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस के मुख्तलिफ एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकते हैं, जिसके वेरियस हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किए थे। एंड देन वी विल डिस्कस लिक्विड स्टरलाइजेशन। तो लिक्विड स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास इक्विपमेंट्स को लिक्विड में सबमर्ज कर दिया जाता है, ताकि क्या हो, जितने भी उसके ऊपर स्पोर्स, वायरसेस या माइक्रोब्स हैं उनकी उनको बेसिकली डिस्ट्रॉय किया जा सके, उनको किल किया जा सके। और जो है हम कंपैरिजन करें तो जो लिक्विड स्टरलाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती एज़ कम्पेयर टू गैसेस, क्योंकि हम रीज़न डिस्कस कर चुके हैं कि गैसेस में क्या होता है कि वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेट कर जाती है इवन इनटू द स्मॉल ऑरिफिसेस और पोर्स। इसके साथ साथ हमारे पास इट इज़ अप्रोप्रिएट इन कंडीशंस वेयर अ लो लेवल ऑफ कंटामिनेशन इज प्रेजेंट। तो आप लिक्विड स्टरलाइजेशन कहाँ प्रेफरेबल है? जहाँ पे कंटामिनेशन कम हो, और जब आपको कंटामिनेशन का चांस ज़्यादा हो या एक्सट्रीमली चीज़ों को प्योरीफाई करना हो तो आप एक चैम्बर में, एक हीटेड चैम्बर या प्रेशराइज चैम्बर में गैसेस से एक्सपोज करते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स विद एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोब का जनरल स्ट्रक्चर है और इसमें जो है बीको एनाइड जो हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था एग्जांपल में ही। तो अब हम देखते हैं उसका रोल क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को चेंज कर देता है। जब मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं रहेगी या उसकी परमिएबिलिटी में कुछ फ़र्क आ जाएगा तो क्या होगा, जो डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स माइक्रोब लेना चाह रहा है वो नहीं ले पाएगा, तो इस तरह से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है वो डीएनए और प्रोटीन एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है। अल्कोहल क्या करते हैं, प्रोटीन्स को डीनेचर कर देते हैं। प्रोटीन्स चूँकि सेल वॉल वगैरह में भी होती हैं तो इसके रिजल्ट में सेल वॉल कोलैप्स कर जाते हैं। क्वार्ट्स की बात करें तो ये डिसऑर्गेनाइज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, जिससे क्या होता है अंदर की चीज़ें जो है बाहर आने लगती हैं। और जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इसका तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें रेडिकल्स बनते हैं और इसके अलावा एसेंशियल सेल कंपोनेंट्स पे अटैक होता है। और फिर हमारे पास आते हैं जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एक और मिसाल कि वो जो है प्रोटीन्स को ही रिमूव कर देती है, उसके प्रोटीन कोड जो है उसमें प्रोटीन्स को ही रिमूव कर दिया जाता है या सेल मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स को ही रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो क्लोरीन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो डीएनए और प्रोटीन की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करती है और इसके साथ साथ कोड की परमिएबिलिटी को भी इन्हांस करेगी, तो उससे क्या नुकसान होगा, प्रोटीन ही अल्टीमेटली बाहर आ जाएंगे। तो ये सब हमारे पास केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स के पर्पसेस या मोड ऑफ एक्शन थे, जिनके लिए उन्हें जिनकी बिना पे उन्हें यूज़ किया जा रहा था माइक्रोब्स को किल करने के लिए और चीज़ों को कंटामिनेशन फ्री करने के लिए। That's it for this video. Hope you have understand this topic well. Stay tuned for more informative stuff and stay blessed.